बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक फार्माकोलॉजी के हवाले से है, जिसमें हम वो ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे पास इफ़ेक्ट करती हैं हेमाटोलॉजी सिस्टम के ऊपर, यानी ड्रग इफेक्टिंग हेमाटोलॉजी सिस्टम। हेमाटोलॉजिकल ड्रग्स, thrombosis, bleeding, and anemia are the three major blood dysfunctions that are frequently treated with a variety of medication. थ्रोम्बोसिस, ब्लीडिंग, एनीमिया यह हमारे पास ब्लड के मेजर डिसफंक्शन है, यानी डिजीज़ है या बीमारियां हैं जो कि हम मुख्तलिफ़ दवाइयों से उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। थ्रोम्बोसिस क्या होता है? हमारे पास ब्लड क्लॉट होता है जो कि मुख्तलिफ़ वजूहात के बिना पर बनता है, जैसे कि हमारे पास उसकी वजह जेनेटिक्स भी हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, इसके अलावा या वो दवाइयाँ जो कि औरतें खाती हैं, यानी बर्थ कंट्रोल पिल्स वगैरह जो कि औरतें खाती हैं, उस वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा ब्लीडिंग यानी खून का बहना, यानी जब भी हमारे पास क्लोटिंग फैक्टर वगैरह कम हो जाए या ना बने, तो उस वजह से हमारे पास क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। एंड एनीमिया क्या होता है? हमारे पास जिसमें रेड ब्लड सेल कम हो जाते हैं, उसे हम एनीमिया कहते हैं। तो ये हमारे पास 3 अक़साम की बीमारियां हैं जो कि ब्लड में होती हैं, और इसके लिए हम मुख्तलिफ़ अक़साम की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एंटीकोआगुलेंट यानी क्लोटिंग के ख़िलाफ़, एंटीप्लेटलेट्स और प्लेटलेट्स के ख़िलाफ़ जैसे कि एस्पिरिन और क्लोपिड्रोजिल है। थ्रोम्बोलाइटिक यानी थ्रोम्बोलाइटिक, ये भी हमारे पास क्लॉट होता है, यानी उसके ख़िलाफ़ हम जो दवाई इस्तेमाल करते हैं वो एल्टीप्लास है। एंटी हाइपरलिपिडेमिक स्टेटिन एंड फाइब्रेट्स, एंटी हाइपरलिपिडेमिक यानी लिपिड्स के ख़िलाफ़ जो हमारे पास दवाइयाँ हैं वो स्टेटिन और फाइब्रेट्स वगैरह होती हैं। एंटी एनीमिक्स यानी एनीमिया के ख़िलाफ़ हम बहुत सी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, आयरन सप्लीमेंट और विटामिन B12 सप्लीमेंट वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ ESAS जो कि हमारे पास इरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेटिंग एजेंट्स होते हैं, वो भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके एग्जांपल में हमारे पास इक्वाइटिन अल्फ़ा आ जाती है। ड्रग टू ट्रीट ब्लीडिंग के ख़िलाफ़ जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, यानी उसके लिए जो दवाइयाँ देते हैं, उसके हमारे पास एग्जांपल है एंटी फाइब्रोनोलाइटिक एजेंट्स, ये हमारे पास ये दवाई देते हैं हम ब्लीडिंग के लिए। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स जो कि हम देते हैं, यानी ब्लड के अंदर जो मौजूदा क्लॉट्स होते हैं उसके ख़िलाफ़ हम एंटी थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स देते हैं, जिसमें इसके एग्जांपल में हमारे पास एल्टीप्लास आता है। Blood components. White blood cells are produced by bone marrow and their level of production are regulated by organs such as spleen, liver and kidneys. White blood cell की प्रोडक्शन हमारे पास बोन मैरो में होती है, जैसे कि हम जानते हैं, और उसकी जो लेवल होता है तो हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गन उसको कंट्रोल कर रही होती है, जैसे कि स्प्लीन है, लीवर है और किडनी है। जैसे कि हमें पता है किडनी से हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ होता है, तो हमारे पास ये ब्लड के रेगुलेशन में काम करता है। इसके अलावा स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड्स ऑफ रेड ब्लड सेल भी कहते हैं, यानी वहाँ पर जो है ना ब्लड स्टोर हुआ होता है। इसके अलावा लीवर, ये हमारे पास जितने भी क्लोटिंग फैक्टर वगैरह होते हैं ये सब वही बनता है। इसके अलावा वहाँ पर रेड ब्लड सेल की ब्रेकडाउन भी होती है। Granulocyte and agranulocyte are the two types of white blood cell और ल्यूकोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट ये हमारे पास दो अक़साम के वाइट ब्लड सेल होते हैं, और उसे हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ग्रेनुलोसाइट वो होते हैं जिसमें हमारे पास ग्रेन्यूल्स वगैरह होते हैं, जिसके एग्जांपल में हमारे पास लिम्फोसाइट न्यूट्रोफिल्स और मास्ट सेल वगैरह आती हैं। इसके अलावा एग्रेनुलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स वगैरह नहीं होते, इसमें हमारे पास एग्जांपल आते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। Red blood cell RBC production erythropoiesis take place in the bone marrow under the control of the hormone erythropoietin. रेड ब्लड सेल की जो प्रोडक्शन होती है उसे हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, जो कि हमारे पास बोन मैरो में होती है, और ये अंडर द कंट्रोल ऑफ एरिथ्रोपोइटिन होती है, जो कि ये हमारे पास एक हार्मोन है जो कि किडनी से रिलीज होता है। प्लेटलेट्स आर फॉर्म एंड रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम बाय प्रिकर्सर सेल कॉल्ड मेगाकारियोसाइट दैट रिसाइड विद इन द बोन मैरो। प्लेटलेट्स ये हमारे पास फॉर्म होता है और रिलीज होता है एक प्रिकर्सर सेल के फॉर्म में, जिसे हम मेगाकारियोसाइट कहते हैं। ये भी हमारे पास बोन मैरो में ही बनता है। हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल एंड अमाइलॉइड एंड लिम्फॉइड। हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल हमारे पास दो अक़साम के सेल बनते हैं, एक अमाइलॉइड और लिम्फॉइड।
जिसमें अमाइलॉइड से बाद में हमारे पास 4 अक़साम के सेल बनते हैं और लिम्फॉइड से हमारे पास 2 अक़साम के। अमाइलॉइड से ही हमारे पास प्लेटलेट्स यानी मेगाकार्योसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स वगैरह बनते हैं। अब हम देखेंगे हमारे पास डायग्राम में दिया गया है प्लाज्मा। प्लाज्मा यह हमारे पास जो ब्लड की कंपोनेंट्स होते हैं वो 3 होते हैं, प्लाज्मा, बफिकोट और हेमाटोक्राइट्स। अब प्लाज्मा हमारे पास 55% होता है और इसके अलावा बफिकोट यानी हमारे पास वाइट ब्लड सेल होते हैं वो लेस देन 1% होते हैं, जिसमें हमारे पास प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल आते हैं। इसके अलावा रेड ब्लड सेल हमारे पास 45% होते हैं, जिसे हम हेमाटोक्राइट्स भी कहते हैं। यानी हेमाटोक्राइट्स हम परसेंटेज में जब रेड ब्लड सेल की तादाद देखते हैं तो उसे हम हेमाटोक्राइट्स कहते हैं, जिसमें फीमेल में 37 से लेकर 47% हमारे पास हेमाटोक्राइट्स फीमेल में होते हैं, 42% से लेकर 52% तक हमारे पास हेमाटोक्राइट्स मेल में होते हैं। अनीमिया किसे कहते हैं? जब रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है या उसके परसेंटेज में कमी आती है। और पॉलीसिथीमिया उसे कहते हैं जब रेड ब्लड सेल की तादाद या परसेंटेज बढ़ जाती है ब्लड में। प्लेटलेट्स आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। दे वर्क टू स्टॉप ब्लीडिंग बाय क्रिएटिंग क्लॉट्स। ये क्या किस तरह काम करते हैं? ये ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं क्योंकि ये हमारे पास क्लॉट बनाती है। इसकी जो नॉर्मल मकदार होती है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रो लीटर ऑफ ब्लड होती है, यानी पर माइक्रो लीटर में हमारे पास 1.5 से 4.5 लाख हमारे पास प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं नॉर्मली। ब्लड कोगुलेशन क्या है? कोगुलेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच ब्लड फॉर्म क्लॉट्स। कोगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हमारे पास ब्लड क्लॉट्स बनता है। क्लॉट्स इज अ जेल लाइक मास। अब क्लॉट्स क्या है? क्लॉट्स इज अ जेल लाइक मास फॉर्म बाय प्लेटलेट्स एंड फाइब्रिन इन द ब्लड्स। क्लॉट्स हमारे पास एक जेल लाइक मास होता है जो कि प्लेटलेट्स और फाइब्रिन से मिलकर बनता है। क्लॉट क्लोटिंग फैक्टर एंड एंटीकोअगुलेंट्स आर मेड इन द लिवर। क्लोटिंग फैक्टर और एंटीकोअगुलेंट्स ये जो हमारे पास सारे जितने भी हैं ये हमारे पास लिवर में बनते हैं, जिससे कि हमारे पास क्लोटिंग फैक्टर कम से कम 13 होते हैं, जिसमें अगर हमारे पास क्लोटिंग फैक्टर ना बने या कम हो जाए तो हमारे पास जैसे कि मुख्तलिफ़ अक़साम की बीमारियाँ हो सकती हैं, ब्लीडिंग भी हो सकती हैं। इसके अलावा हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, जो कि हमारे पास हीमोफीलिया है वो और क्लोटिंग फैक्टर 8 की कमी की वजह से होता है, और हीमोफीलिया बी जो कि हमारे पास क्लोटिंग फैक्टर 9 के कमी की वजह से होता है। ये सारे जो फैक्टर हैं और एंटीकोअगुलेंट्स हैं ये हमारे पास कहाँ बनते हैं? लिवर में ही बनते हैं। हिप्रीन इज ड्रग डेट बिलोंगिंग टू कोएगुलेंट। हिप्रीन हमारे पास एक एंटीकोअगुलेंट ड्रग्स है जो कि हमारे पास ब्लीडिंग वगैरह में काम करता है, यानी हमारे पास एक क्लोटिंग को रोकने का काम करता है। Thrombosis is the formation of a blood clot inside one of your blood vessel or a chamber of your heart. Thrombosis ये हमारे पास फॉर्मेशन है या प्रोसेस है जिसमें हमारे पास ब्लड क्लॉट बनता है। क्लॉट को हम थ्रोम्बस भी कहते हैं, जो कि हमारे पास ब्लड वेसल में या हार्ट चैम्बर में बन सकता है। क्लॉट्स कैन ब्लॉक्स ब्लड फ्लो इन योर ब्लड वेसल और ब्रेक्स फ्री एंड ट्रेवल एल्सवेयर इन योर बॉडी। थ्रोम्बोसिस या हमारे पास जब भी थ्रोम्बोस बन जाता है तो यह हमारे पास या तो एक ब्लड फ्लो को या एक आर्टरी में बनता है जो कि हमारे पास वहाँ पर फिर ब्लड फ्लो नहीं होता, या इसके अलावा यह हमारे पास वहाँ से ब्रेक होकर दूसरी जगह भी ट्रेवल कर सकता है, जिसे फिर हम जब ये ट्रेवल करेगा तो इसे हम फिर थ्रोम्बोसिस नहीं कहेंगे बल्कि इसे हम फिर एम्बोलाई कहेंगे। क्लॉट्स इटसेल्फ इज फ्रॉम अ थ्रोम्बस। हम क्लॉट्स को थ्रोम्बस कहते हैं। एन एम्बोलिज्म क्या होता है? एन एम्बोलिज्म इज अ ब्लॉक आर्टरी caused by a foreign body such as a blood clots or an air bubble। एम्बोलिज्म हमारे पास भी एक ब्लॉक आर्टरी होती है जो कि हमारे पास या कि फूरिजन क्लॉट्स की वजह से भी हो सकती है या ईयर बबल की वजह से भी हो सकती है, जैसे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस हमारे पास होती है जिसमें हमारे पास ब्लड जो है ना फ्लो कम हो जाती है, जिसमें हमारे पास बबल वगैरह वहाँ पर जो है ना ब्लॉकेज कर देता है या क्लॉट्स वगैरह से यानी आर्टरी बंद हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एम्बोलिज्म कहते हैं।
प्रोथ्रोम्बिन इज अ प्रोसेस प्रोड्यूस बाय द लीवर। प्रोथ्रोम्बिन ये हमारे पास एक फैक्टर है या एक प्रोसेस है जो कि लीवर में ही प्रोड्यूस होता है। प्रोथ्रोम्बिन इज प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, दे इज कन्वर्टेड इनटू एक्टोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन हमारे पास इन एक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है लीवर से प्लाज्मा में, जो कि फिर बाद में जब इसकी ज़रूरत होती है तो ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म है। प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन बाय अ प्रोटीन नॉन एज फैक्टर एक्स और थ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिन हमारे पास कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में बाय अ एक क्लोटिंग फैक्टर के बिना पर, जैसे हम क्लोटिंग फैक्टर एक्स या प्रोथ्रोम्बिनेज इंजाइम होता है जिसके बिना पर ये हमारे पास थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। फाइब्रिनोजेन इज अ हेक्सामेरिक प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द लिवर एंड इज द मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ अ क्लॉट्स। फाइब्रिनोजेन ये हमारे पर हेक्सामेरिक यानी 6 स्ट्रक्चर प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जो कि लीवर में ही साइंटिसाइज होता है, यानी वहाँ पर बनता है, और ये हमारे पास ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा मकदार में हमारे पास क्लोटिंग में यानी क्लोट्स में फाइब्रिनोजेन ही होता है। एंटीकोगुलेंट में हमारे पास दूसरे हिप्रीन भी आ रहा था, इसके अलावा हमारे हिपारिन, वाफरिन, रिवारोक्साबिन, ये सारे दवाइयाँ भी आती हैं। सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट कोऑगुलेशन ऑफ ब्लड, ये सारे सब्सटेंसेस हमारे पास क्या करती है, ब्लड को क्लॉट होने से रोकती है। वारफरिन इज कॉमनली कॉल्ड अ ब्लड थिनर, वारफरिन को हम कॉमनली ब्लड थिनर भी कहते हैं, बट द मोर करेक्ट टर्म इज एंटी कोऑगुलेंट, लेकिन ज़्यादातर इसके जो करेक्ट अल्फाज यानी टर्म इसके लिए इस्तेमाल करते हैं वो एंटी कोऑगुलेंट है। इट्स हेल्प टू कीप ब्लड फ्लोइंग स्मूथली इन योर बॉडी बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस क्लोटिंग प्रोटीन इन योर ब्लड। ये हमारे पास क्या करती है, ब्लड क्लॉट को ख़त्म कर देती है, जिसके बिना पर ब्लड जो है ना वहाँ से आसानी से वहाँ फ्लो कर सकता है, जो कि हमारे पास मुख्तलिफ़ क़िस्म के प्रोटीन वगैरह होते हैं उसको डिज़ोल्व करा देता है। Heparin depends on the activity of एंटीथ्रोम्बिन, दे आर कंसिडर्ड एंटीकोऑगुलेंट। हेपरिन हमारे पास डिपेंड करता है एंटीथ्रोम्बिन के ऊपर, जिसे हम एंटीकोऑगुलेंट भी कहते हैं। स्पेसिफिकली इट इज़ आल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट अटैक एंड अनस्टेबल एंजाइना। ये ख़ास तौर पर हमारे पास इस्तेमाल किया जा सकता है हार्ट अटैक में और अनस्टेबल एंजाइना में। हार्ट अटैक यानी हार्ट अटैक आ जाना, यानी जैसे अचानक ब्लड फ्लो कम हो जाए हार्ट की तरफ, तो उसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। इसके अलावा अनस्टेबल एंजाइना यानी कभी कभार हमारे पास जो क्लॉट बनता है ब्लड के अंदर या ब्लड वेजल में, अगर वो वहाँ से टूट जाए तो उसकी वजह से जो ब्लीडिंग वगैरह होती है ब्लीडिंग वगैरह होती हैं, तो इसे हम अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं, जिससे मुख्तलिफ़ अक़साम की बीमारियाँ उससे काज होती हैं और हार्ट को ब्लड वगैरह नहीं मिलता। ब्लड की कमी की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी हाइपोक्सिया वगैरह हो जाता है, तो मुख्तलिफ़ अक़साम की साइन सिम्टम उसमें दिखाई देते हैं। एनीमिया क्या है? एनीमिया इज़ अ कंडीशन इन विच द बॉडी डज नॉट हैव इनफ हेल्थी रेड ब्लड सेल। एनीमिया हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल की कमी आ जाती है और हमारे पास ऑक्सीजन की कमी भी इसी वजह से हो जाती है। रेड ब्लड सेल प्रोवाइड ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यू, जो कि हमारे पास रेड ब्लड सेल की ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये कि हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई करता है टिश्यू की तरफ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया इंक्लूड, मुख्तलिफ अक़साम की एनीमिया हमारे पास हो सकती है, यानी रेड ब्लड सेल की कमी हो सकती है, जैसे कि एनीमिया ड्यू टू विटामिन B12 डिफिशियंसी। वो एनीमिया जो कि विटामिन B12 की कमी की वजह से होती है उसे हम विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया कहते हैं। या वो एनीमिया जो कि हमारे पास फोलिक एसिड की कमी की वजह से होती है, यानी फोलिक एसिड को हम फोलेट भी कहते हैं। हमारे पास जो रेड ब्लड सेल होता है वो बेसिकली 3 चीज़ों से बना है, फोलिक एसिड, आयरन और विटामिन B12। अगर इसमें किसी चीज़ की भी कमी आती है तो उसे हम उसी के साथ रिलेट करके कहते हैं कि इसकी एनीमिया है। फेरस सल्फेट विटामिन C टैबलेट,
दिस मेडिकेशन इज़ एन आयरन सप्लीमेंट। ये हमारे पास मेडिकेशन है जो कि हम एनीमिया में इस्तेमाल करते हैं, यानी ये एज अ आयरन को रिप्लेस कराती है। यूज टू ट्रीट और प्रिवेंट लो ब्लड लेवल ऑफ आयरन, यानी ये हमारे पास आयरन की कमी को पूरा करती है, सच एज दोज काज बाय एनीमिया और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कि हमारे पास एनीमिया की वजह से हो सकती है, यानी जो कि एनीमिया काज अनीमिया हो तो उसके बिना, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो कि आयरन की कमी होती है, तो उसके लिए भी हम फेरस सल्फेट या विटामिन सी की टेबलेट इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली वंस डेली बाय माउथ एज डायरेक्टेड बाय योर डॉक्टर। हम जो है ना वंस डेली बाय माउथ इस्तेमाल कर सकते हैं या डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस मेडिकेशन इज़ बेस्ट टेकन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। ये मेडिकेशन हम अच्छे उस वक़्त ये काम करते हैं जब हम इसको एम्प्टी स्टमक पर खाएँ, यानी नहार मुँह खाएँ, तो इस वक़्त वो बहुत अच्छी तरह काम करता है।